हम उसको थोड़ा समझेंगे। कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, प्लीज पूछिए मुझसे। और कोई चीज समझ में नहीं आई हो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी सेक्शन 20 सेक्शन 20 हम लोग स्किप कर रहे हैं, इसको मैं उसके साथ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस के साथ सेक्शन 20 को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें जो बच्चों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एविडेंस, ठीक है। और एक जाके 132 में लिखिए, जाके 132 से पीछे जाके लिखिए, जाके 132 में लिखिए इस सेक्शन 21 टू बी रीड विद सेक्शन 21 पे भी यहाँ छोड़ रहा हूँ, 20 और 21 दोनों में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये समझाना पड़ेगा कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। मुझे आपको 132 है, इसके साथ मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा उस टाइम पे कि सेक्शन 21 को भी उसके साथ पढ़ाने के लिए बोला, ठीक है। सेक्शन 21 132 के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हेडिंग डालिए सेक्शन 25, सेक्शन 25 एक लाइन लिख लीजिए इसमें, एक लाइन लिख लीजिए इसमें, सेक्शन 25 लिखिए, उसमें एक लाइन लिख लीजिए बस, दैट इज मोर वुड बी सफिशिएंट। प्री में सवाल आता है यहाँ से, प्री में यहाँ से सवाल पूछते हैं, ठीक है। देखिए, admissions are not conclusive proof, 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 admissions are not conclusive proof. However, they may operate as a stopper. 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 हिंदी में लिखिए प्लीज। स्वीकृतियां स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है, 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 परंतु 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 ये विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी, परंतु ये विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी, परंतु ये विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी। सर कह रहे हो मतलब क्या होता है समझिए। अंधी ए चल रहा है, ए वर्सेस बी के बीच में, ये एक ही प्लेट है, कैसे एक ही प्लेट, ये वाद पत्र था जो ए के द्वारा दिया गया था। मान लीजिए कोई भी फैक्ट इसने एडमिट किया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 4 पॉइंट से एक पॉइंट इसने आके यहाँ पे एडमिट कर दिया, जैसे 1 2 3 4 सामने वाली पार्टी जो थी उसने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा, देखिएगा इसका समझने की कोशिश कीजिएगा। सामने वाली पार्टी ने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा, लिखित कथन लिखा, और जो लिखित कथन उसने लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा 1 2 3 4, इसके भी 4 पॉइंट, लेकिन इसने क्या किया, थर्ड पॉइंट को, जो थर्ड पॉइंट था उसको एडमिट कर लिया, ठीक है। एडमिट कर लिया और कोर्ट ने बोला चलो ठीक है ये पार्टी एडमिट करती है। कोर्ट ने इंस्टेड ऑफ गिविंग डिक्री, एक प्रिलिमिनरी डिक्री स्टैम्प देने के बजाय या कोई ऑर्डर पास करने के बजाय या फिर उस पर एक जजमेंट देने के बजाय, कोर्ट ने सोचा कि चलो ठीक है लेटर ऑन स्टेज में जब हम तीनों को एक साथ करेंगे 1 2 और 4। अब रियल डिस्प्यूट कौन कौन से इश्यूज में बचा है सर? एक पार्टी ने चार इश्यूज रेज किए थे, सुनिए, एक पार्टी ने एक बात पत्र में 4 इशू रेज किए थे, दूसरी पार्टी ने रिटर्न स्टेटमेंट में 3 इश्यूज का तो रिप्लाई किया, लेकिन जो तीसरा जो इशू था, थर्ड नंबर का जो इशू था, इसका कोई खास रिप्लाई नहीं किया और इसको एडमिट कर लिया। टेक्निकली बात है, अगर आप देखोगे तो हमारा लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर 8 रूल 5 पे लिखा हुआ है, अगर कोई भी पार्टी एडमिट करती है किसी फैक्ट को तो ये कोर्ट उसको क्या करेगा, कोर्ट उसको एडमिट स्वीकार कर लेगा, एडमिट कर लेगा। वैसे कोर्ट ने इसको एडमिट कर लिया और कोर्ट ने कहा, कोर्ट को टेक्निकली एक ऑर्डर देना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू दिस, या फिर एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास करनी चाहिए, कोर्ट ने ये नहीं किया। कोर्ट ने इंस्टेड ऑफ क्या किया, कोर्ट ने कहा चलो ठीक है जब ट्रायल एंड होने लगेगा उस टाइम पे 1 2 और 4 इशू को हम डिटरमाइन करके इसका भी जजमेंट साथ में दे देंगे। अब क्या हो गया सर, स्टेज समझेंगे थोड़े से। रिटर्न स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जब हुआ,
विवादों को इसलिए ग्रहण हुआ तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में 3 इश्यूज बताए कोर्ट ने, 1 2 और 4। इस तीसरे नंबर का इशू तो क्या था सर, एडमिट था, वो बताया नहीं था। इसके ऊपर एविडेंसेस हुए, प्लेंटिव एविडेंसेस, डिफेंडेंट एविडेंसेस। कोर्ट को जब जजमेंट देना था उससे पहले पार्टी ने यहाँ पे क्या लगा दी, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अभियोजनों में संशोधन करने के लिए आवेदन, ऑर्डर 6 रूल 70। और पार्टी चाहती है कि जो उसने एडमिट किया है उससे वो हटना चाहती है। क्या चाहती है, दोबारा समझिए। प्लेन रिटन स्टेटमेंट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, 3 इश्यूज के रिगार्डिंग कोर्ट ने 3 इश्यूज कोर्ट ने फ्रेम कर दिए क्योंकि एक इशू एडमिट कर लेता था। प्लेंटिव एविडेंसेस, डिफेंडेंट एविडेंसेस, डिफेंडेंट एविडेंसेस, वादी के साक्ष्य, प्रतिवादी के साक्ष्य। और कोर्ट तभी क्या होता है, जजमेंट देने के जस्ट पहले, अभी हमने पढ़ा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में, जजमेंट देने के जस्ट पहले किसी भी चीज पे कर सकते हैं। पार्टी चाहती है यहाँ पे ऑर्डर 6/17 में अमेंड करना, और पार्टी क्या चाहती है, पार्टी चाहती है कि जो इश्यूज ने एडमिट किया था उसको अब ये डिनायल करना चाहती है। क्या चाहती है, अमेंडमेंट किस चीज के लिए, सत्यापित करने के लिए कि भाई मैं डिनाई करता हूं कि मैंने वो एडमिट नहीं किया था। तो सेक्शन 25 से बोलता है कि देखिए कंक्लूसिव नहीं हो, अगर आपने कोई एडमिशन किया है दे आर नॉट कंक्लूसिव इन नेचर, लेकिन स्टॉपल की तरह ऑपरेट होते हैं, विबंध की तरह होते हैं। विबंध मतलब अब पार्टी ने जो बोला है उसके पीछे उसको नहीं हटने दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी को ऊपर क्या लग गया है, स्टॉपल। स्टॉपल बहुत वाइड प्रिंसिपल है, विबंध जो है बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। इस पर आरजीएस में एक प्रीवियस सवाल आया स्टॉपल के ऊपर कि माइनर के ऊपर लगता है, माइनर के ऊपर नहीं लगता है, और सारे बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो गए। वो सवाल मैं आपको दिखाऊंगा जब हम स्टॉपल पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस दैट एमसीक्यू आल्सो। उस टाइम क्या एमसीक्यू पूछा गया था एग्जाम के अंदर, वी विल डिस्कस दैट एमसीक्यू आल्सो। इज इट ऑलराइट? तो यूजुअली क्या होता है, एडमिशंस जो होते हैं, स्वीकृति जो होते हैं, वो विबंध के रूप में कार्य करते हैं। कोई कंक्लूसिव नहीं है कि मतलब एक बार आपने एडमिशन दे दिया तो कोई पार्टी को अलाउ ही नहीं किया जाएगा उसको डिस्प्रूव करने की। कोई चीज एडमिटेड तो है, बात समझ में आ रही है? तो ये विबंध के रूप में लागू होते हैं। यहां तक समझ में आया? डायग्राम बना लीजिए, याद आ जाएगा जल्दा। तो कोर्ट ऐसा नहीं करने देगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 45। और एडमिशन के जो प्रोविजन है वो है ऑर्डर 8 रूल 5 और सेक्शन 12 सेक्शन कौन सा है, जाके देखिए एक बार। अर्लियर इट वाज 58, नाउ इट इज 53। कंफर्म कीजिए पर जाके। सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वेरी गुड, आप लोगों को नया याद करना सीखेंगे। क्लास में अगर आप अटेंटिव पे बैठेंगे इतनी बार तो क्लास में रिपीट हो जाती है चीज, क्या आपको धीरे धीरे नए प्रोविजन याद होने लग जाएंगे। और इन दोनों का प्रोविजन सेम ही है, भी बताया था मैंने आपको, एक ही परंतु के दोनों में। यस, there is the same proviso in these provisions. The proviso is all together the same. जैसे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आपको ये याद रहेंगे। देखिए डायग्राम्स का पर्पस ये होता है कि एग्जांपल ऐसे हो it would make you learn for the long time. चला जाए आगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा कन्फेशन समझते हैं अपन। अब क्या एंटर करेंगे कन्फेशन में। और कन्फेशन देखिए, कन्फेशन कौन सा कन्फेशन है, ये कौन सी कैटेगरी वाला कन्फेशन है यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, गैर न्यायिक संस्वीकृति। कौन सी स्वीकृति है यहाँ पे, और न्यायिक 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 संस्वीकृति कहाँ पे दी हुई है, सीआरपीसी में या फिर भारतीय नागरिक संहिता संहिता में, जो भी आप रिलेटिव को वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे कन्फेशन से। सेक्शन 22, 23 एंड 24, सेक्शन 22, 23, 24। ठीक है, पहले जो था इंडियन एविडेंस एक्ट में ये प्रोविजन होते हैं। अर्लियर इट वाज अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, अर्लियर दीस प्रोविजंस आर 24 to 30। लेकिन अभी ये प्रोविजन क्या रह गए हैं, तीन प्रोविजन है अभी। अब इनको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, और संस्वीकृति को जानते हैं होता क्या है।
अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि संस्कृति क्या है तो एक लाइन बोलनी है, कन्फेशन इज नोवेयर डिफाइंड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। संस्कृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु परंतु ऐसा कोई भी कथन परंतु ऐसा कोई भी कथन जो कि परंतु ऐसा कोई भी कथन जो कि स्वयं के द्वारा किए गए अपराध की पुष्टि करे और जो कि विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्यों से अनुमान इंगित करे। ठीक है, क्या बोलेंगे आपको अगर कोई डेफिनेशन बनाए तो बोलेंगे तो आपको सर द डेफिनेशन ऑफ कन्फ्यूजन इज नॉट वेरी डिफाइंड इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम but wherever any statement which acknowledges the guilt of accused and which is directly make any inferences with respect to the facting issue is relevant fact it would go as confession। अब यूजुअली कन्फ्यूजन को परिभाषित है ही नहीं। कन्फ्यूजन होता क्या चीज है, संस्कृति क्या है, तो किसी ने कोई अपराध किया उस अपराध के लिए क्या कर रहा है सर, वो अभी स्वीकृति दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, तो वही क्या है सर आपका कन्फ्यूजन। तो नहीं बोल कीजिएगा। Whenever we talk about confusion, तो confusion दो तरीके का होता है सर। एक होता है जुडिशियल कंफ्यूजन। जुडिशियल कंफ्यूजन वो ऐसा कंफ्यूजन जो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दे रहे हो, ऑन रिकॉर्ड दे रहे हो, जिसमें सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन है। सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन। अब सेक्शन 80 के आप क्या बन चुका है देखिए एक बार जाकर जल्दी देखिए। सेक्शन 80 का क्या अब नया कोरिलेटेड सेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। अब जो सेक्शन 80 है सर वो बन चुका है 79। एक बार 79 जाके देखेंगे, जिसमें धारा 79 की उदाहरणा है। 79 जाके देखिए एक बार। Judicial confession, presumption of section 79 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पढ़िए एक बार उसको सेक्शन 79 को। और सेक्शन 79 में आपको वो चीज स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ मैं। तो जुडिशियल कन्फेशन में क्या होता है ना सर कि जज साहब ने कोई रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट, अब उससे क्या होता है देखिए पढ़िए। सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन बोथ ड्यूली टेकन। एक 79 का थर्ड पॉइंट देखिए। 79 का थर्ड पॉइंट देखिए, ऐसा साक्ष्य कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से ली गई थी। ठीक है, और एक और चीज पढ़िए। Whenever any document is produced before any court purporting to be record or memorandum of the evidence or any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by the law to take evidence or to be statement or confession by a prisoner accused person taken in accordance with law। दिख रहा है आपको? Taken in accordance with law and purporting to be signed by any judge or magistrate। हिंदी में अगर इसको पढ़ूं तो जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका किसी न्यायिक कार्रवाई में या व्यक्ति द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए बाधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य विषय बात का विलेख होना या ज्ञापन होना या अथवा किसी कैदी या अभियुक्त द्वारा विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना, मतलब कन्फेशन। ये कन्फेशन जो है सर, तो न्यायालय क्या मानता है, एक लाइन अंडरलाइन कीजिए इसमें, एक लाइन अंडरलाइन कीजिए। तब न्यायालय ये उद्धारित करेगा कि लास्ट लाइन देखिए, तब न्यायालय ये उद्धारित करेगा कि The court shall presume that, तो क्या न्यायालय क्या उद्धारित करेगा, न्यायालय उद्धारणा करेगा। The court shall presume that कि भैया जो कन्फेशन जो है बराबर और प्रॉपर तरीके से लिया गया है। तो संस्वीकृति है, उसको संस्वीकृति को सम्यक रूप से आपने लिखा है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। कहने का मतलब ये है, समझ में बात। तो मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शन 79 होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। जुडिशियल कन्फेशन में न्यायिक जो संस्वीकृतियां हैं उसको कौन रिकॉर्ड करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट। अब देखिए जो नया सीआरपीसी है वहां पे सब कोर्ट्स हटा दिए हैं, वहां पे इनका जिक्र ही नहीं है। वहां पे क्या है, ना तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जिक्र है, नहीं एसीएमएम का जिक्र है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सबका कोई जिक्र नहीं है। तो सर ये ऑपरेट कैसे होंगे पता नहीं मुझे नहीं। अब जो नया भारतीय नागरिक पुस्तक संहिता बनी है उसमें से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शब्द हटा दिया इन्होंने, वो है ही नहीं कहीं पे।
सिर्फ कौन सा ब्रेक है, पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा तो चल रहा है, तो फिर जयपुर में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स है, ये तो अभी भी पूरी फंक्शन कर रही है, इनको भी तो फिर बंद करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वर्ड नहीं रखा है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस या मीनिंग वही लिया जाएगा, ऐसा कुछ या तो बाद में एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा हाई कोर्ट अपने बिहाफ पे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। असल में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग कोई जिक्र नहीं है इसमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब महानगर मजिस्ट्रेट है ना, उसका कोई भी जिक्र नहीं है भारतीय नागरिक संहिता के अंदर। सीआरपीसी में तो था लेकिन यहाँ नहीं है। अब हम बात करते हैं में आगे क्या होते हैं, कोई भी चीज जो कि ऑन द रिकॉर्ड आ रही है, इसकी थोड़ी सी रिलेवेंसी वैल्यू भी लिख लेते हैं कि देखिए इसकी रिलेवेंसी वैल्यू क्या होती है। हाईली रिलायबल एंड एडमिसिबल, डिफरेंस इज लिख लीजिए, हाईली रिलायबल एंड एडमिसिबल। न्यायालय के समक्ष विश्वसनीय व ग्राह्य माना जाएगा। न्यायालय के समक्ष विश्वसनीय व ग्राह्य माना जाएगा, वह ग्राह्य माना जाएगा। हाईली रिलायबल एंड एडमिसिबल तो ये जो हमने लिखा, देखो एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, इसी को क्या कहते हैं सर, इसी को कहते हैं साक्ष्यिक मूल्य, इसी को कहते हैं एविडेंशियल वैल्यू। भाई जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, जैसा वो हाईली रिलायबल है और एडमिसिबल है, क्योंकि उसके साथ प्रिजम्पशन भी लग रहा है 79 का, उपधारणा भी लग रही है। अब दूसरी जगह अब हम इधर की बात करें, अगर हम इस साइड की बात करें, इधर देखिए, आप इधर की कहानी समझाता हूं मैं आपको। These are extrajudicial confession। ठीक है, ये किसी के सामने भी हो सकते हैं, किसी के सामने भी हो सकते हैं, चाहे वो कॉमन मैन हो, एक सामान्य आदमी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, या कोई भी पर्सन है, एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। ठीक है, इफ बिफोर पुलिस ऑफिसर, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर के सामने हुआ, अगर पुलिस अधिकारी के सामने हुआ, देन इफ बिफोर पुलिस ऑफिसर, यदि पुलिस अधिकारी के सामने दिया जाता है, किसके जरिए, एक सामान्य आदमी, डॉक्टर, नर्स, किसी के सामने भी हो सकता है। However, if before police officer, then यदि पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया जाता है, यदि पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया जाता है, then not admissible। अब यहाँ पे ये कहीं लिखा हुआ कि रिलेवेंट नहीं होगा, अरे लिखा हुआ है कि कहीं पे कि रिलेवेंट नहीं होगा, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये सुसंगत नहीं होगा, या कहीं पे लिखा हुआ है कि ये विसंगत है, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये इररिलेवेंट है, पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट इररिलेवेंट है, कहीं लिखा हुआ है ऐसा, सिर्फ ये एक चीज लिखी हुई है, इट इज नॉट एडमिसिबल। लेकिन एडमिसिबल कब हो जाएगा, जब डिस्कवरी स्टेटमेंट हो जाता है, भाई कोई चीज प्राप्त हो गई उसको दिए गए कथन से। समझ में आई बात? अभी हम पढ़ेंगे इस चीज को, तो मैं इसका आज बहुत डिटेल में समझाऊंगा सर, सारा मत मेरी, और मैं ये भी आपको उसके केसेस हैं बहुत सारे। ठीक है, और क्या है सर, नो प्रिजम्पशन, कोई उपधारणा नहीं है इसके साथ, कोई उपधारणा नहीं है, कोई उपधारणा है कैसे साथ में, कोई उपधारणा नहीं, कोई मेष शेप प्रिज्यूम कुछ नहीं है इसके साथ। अरे भैया एक आदमी गया, गोली लग गई थी गैंग वॉर में, वो जेल में गया, उसने क्या 3 आदमी को मारा था, लेकिन पोस्ट टाइम में उसको भी गोली लग गई, वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि मैंने 3 आदमी को मारा है और मेरे को भी गोली लग गई इस चक्कर में। तो उसने जो कन्फेशन दिया है वो किसको दिया है, डॉक्टर को दिया है। तो देखिए, it is less reliable, it is less reliable, it is less reliable, it is less reliable, ये अत्यधिक विश्वसनीय नहीं होते, ये अत्यधिक विश्वसनीय नहीं होते, and also admissible,
अदर देन स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर, अदर देन स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है। और ये ग्राह्य होते हैं सिवाय पुलिस अधिकारी को दिए गए कथन के। और ये ग्राह्य होते हैं सिवाय पुलिस अधिकारी को दिए गए कथन के। और ये ग्राह्य होते हैं सिवाय पुलिस अधिकारी को दिए गए कथन के। सिवाय पुलिस अधिकारी को दिए गए कथन के। कन्फेशन में बेसिकली दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बस। एडमिशन जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होते हैं उनकी क्या बेसिकली होती है, ये रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट रिलायबल है, एडमिसिबल तो है, पुलिस स्टेटमेंट को छोड़ दो, पुलिस अधिकारी को दिए गए कथन है उसको छोड़ दो, बाकी तो एडमिसिबल है ही। काम मना किया हुआ है, हो सकता है क्या। मान लीजिए एक ने एडमिशन किया हो तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे दोस्त को बहुत जिगरी बोला हो कि यार आज मैंने 3 मर्डर करके आया हूँ मैं, तो फिर उसने बात बताई तो तुम जाके पुलिस को बता दो। तो पुलिस ये थोड़ी ना कि तुम्हारी स्टेटमेंट पे रिप्लाई नहीं करेगी, करेगी, तुम बताओ। लेकिन फिर पुलिस को मिलना भी तो चाहिए कुछ कंक्लूसिव, बात समझ में। तो पुलिस ऑफिसर गेटिंग समथिंग वेरी कंक्लूसिव तो फिर तुमको भी रिलीफ भी मिलेगा। देखिए कन्फेशन में दो तरह के पार्ट होते हैं। जब भी कोई कन्फेशन किया जाता है तो उसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, उसने कन्फेशन लिखना है अपना, उसको अपना क्या लिखना है सर, उसको भी संस्वीकृति दर्ज करानी है न्यायालय के समक्ष, या फिर पुलिस वाले को देनी है, किसी को भी देनी है। तो कन्फेशन में दो तरह के पार्ट हैं, संस्वीकृति दो तरह की है। कन्फेशन में सर एक स्टेटमेंट होता है, जैसे मान लीजिए उसने लिखा कि हाँ सर मेरे द्वारा ही खून किया गया था, तो मैंने उसको माना सर, आई हैव कमिटेड टू मर्डर एंड मैंने उसको मारा है और मैंने उसको मार के उसकी लाश में आया फेंक दिया। दूसरा पार्ट वो लिखता है कि मैंने उसको क्यों मारा, क्योंकि सर उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, सो एंड सो। अगर आप उसके स्टेटमेंट को देखोगे तो यूजुअली द स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। दो पार्ट्स है इसके स्टेटमेंट के। और जो भी आदमी पुलिस के सामने कन्फेस करता है, अपने गुनाह को कबूल करता है, वो हमेशा स्टेटमेंट उसके दो पार्ट में रहते हैं। क्यों किया, ये तो बताएगा कि मैंने क्यों मारा। क्यों क्या करता है, खुद को जस्टिफाई भी करता है। क्या करता है खुद को, जैसे अभी गेम हुआ था बॉम्बे में, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, उसमें कह रहा था कि हमने ही मारा है, लेकिन जिसको मारा है वो कौन सा बहुत दूसरा बुरा आदमी था जिसको मारा है हमने। तो वो ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। जो भी खून करता है कन्फेस कर लेता है अपने सामने, तो या फिर कोर्ट में वो खुद को वो तो जस्टिफाई करने में लगा देता है। उसको लगता है कि जस्टिफाई करने से चीजें हो जाएगी, जैसे बचपन से उनके लिए होती रही है। कि उसने कोई काम क्यों किया, किसी ने मुझे ये काम क्यों किया, तो उसने बता देंगे तो लोग छोड़ दे, चलो ठीक है यार जा। इनकी क्या होता है सर, कन्फ्यूजन जो भी करेंगे उनका क्या होता है, जस्टिफाई करना होता है खुद को कि हमने ऐसा काम क्यों किया। स्टेटमेंट में जनरली यूजुअली दो पार्ट में डिवाइड है। इसको हम लोग बोलते हैं इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट जहां पे वो बोलता है कि यस, जहां पे वो इनकल्पेट करता है, जहां पे वो स्वीकार करता है, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं एक्कल्पेटरी। जहां पे वो कहता है कि मैंने काम ये क्यों किया। तो यूजुअली these statements are of two type. One is inculpatory statement and the other is exculpatory statement. Inculpatory को हम लोग बोलते हैं हिंदी में इनकल्पेटरी को बोलते हैं कि एक अच्छा सा शब्द था दिमाग से निकल रहा है इनकल्पेटरी के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं कि आरोपित
जिसमें उसके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उसको वो जस्टिफाई करता है, जो आरोपित कथन है, और एक्सकल्पेटरी को हम लोग बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं दोष मुक्ति कथन। दोष मुक्ति कथन अलग अलग ऑथर से अलग अलग बातें बोली है। कुछ ऑथर्स जो है इनकल्पेटरी को दोष मुक्ति कथन भी कहते हैं, और बहुत से आरोपित कथन भी कहते हैं, भाई आरोप को जस्टिफाई कर रहा है। कन्फेशन दो तरीके से काम करता है। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ केस, मैं आपसे बहुत सारे केस डिस्कस करूंगा। आपसे अग्नू नगेश डिस्कस करूंगा, मैं आपसे बलविंदर कौर डिस्कस करूंगा। पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं बलविंदर कौर की। पहले हम बात करते हैं बलविंदर कौर की। बलविंदर कौर के केस में क्या हुआ था कि सर ऐसे थे इस केस के फैक्ट सुनो बलविंदर कौर के कि बलविंदर कौर में होता क्या है। बलविंदर कौर के ऊपर क्या होता है सर, अपने ही पति के मर्डर का ट्रायल चल रहा होता है। इसका नाम है बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952। इस केस में क्या होता है सर, अपने पति को उसके मर्डर का ट्रायल चल रहा होता है बलविंदर कौर के ऊपर। हस्बैंड की बॉडी एक कुएं से रिकवर होती है। कुआं जानते हैं आप लोग, पानी का कुआं जो होता है, कुएं से पानी रिकवर होती है, उससे उसकी बॉडी रिकवर होती है। पोस्टमार्टम में रिवील होता है कि उसकी डेथ जो है, उसकी जो डेथ है वो क्योंकि ये रिवील नहीं करते कि पोस्टमार्टम में कहीं भी रिवील नहीं होता कि जो उसकी डेथ है, उसकी डेथ किसी पॉइजन वगैरह से हुई है। लेकिन वो अपने स्टेटमेंट में कोर्ट में बताती है, वो कहती है कि उसके हस्बैंड एक फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर 1950 52 में फोटोग्राफी में जो काम करते थे वो क्या करते थे, फोटो खींचते थे, रील्स लेते थे, फिर रील्स के पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते थे। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव को तैयार करना होता पूरी फिल्मिंग को। तो कहते हैं कि मेरे पति एक फोटोग्राफर है और उनका जो काम है वो था फोटो डेवलपिंग के मटेरियल उनके पास हमेशा होते थे। एक दिन क्या होता है सर, एक दिन क्या होता है, उनके पास एक फोटो डेवलपिंग मटेरियल होता है जो कि बहुत क्विक पॉइजन होता है। एक दिन क्या होता है, उसके पति बीमार पड़ जाते हैं और वो कुछ मेडिसिन, उसकी पत्नी होती है पलविंदर कौर होती है, कुछ मेडिसिन लेके आती है अपने पति के लिए। और जब मेडिसिन लेके आती है तो उनको एक मेडिसिन जो होती है पास में, जहाँ पे उसका सोल्यूशन पड़ा था उसी के पास में मेडिसिन रख देती है। तो उसके पति क्या करते हैं, बाय मिस्टेक वो लिक्विड डेवलपर को पी जाते हैं रात के टाइम। पुराना जमाना था 1950 52, अब सोचिए इसमें लाइट तो होती नहीं होगी, तो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसके पति एक्सपायर हो जाते हैं। और इससे पलविंदर कौर इतना ज्यादा डर जाती है, पलविंदर कौर क्या करती है सर, पलविंदर कौर उसकी बॉडी पैक करती है उसके पति की और उसको पास के कुएं में डंप कर देती है। और उसके स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, उसके स्टेटमेंट में दोनों चीजें, तो उसने बताया कि सर मैंने ही बॉडी को डंप किया है कुएं में। दूसरे स्टेटमेंट में बता रही कि ऐसा हुआ क्या था कि मैं डर गई थी, घबरा गई थी, पति ने जहर खा लिया था। अभी देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट है। तो कोर्ट यहाँ पे एक प्रिंसिपल बताता है कन्फेशन के रिगार्डिंग, और कन्फेशन के रिगार्डिंग, संस्कृति के रिगार्डिंग न्यायालय सिद्धांत ही बताता है कि जब कभी भी आपको कन्फेशन कंसिडर करना है कोर्ट के अंदर, तो आप उसको एज ए होल लीजिए, आप संपूर्ण कथन को पढ़िए। आप सिर्फ ये मत देखिए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्या किया गया, अब ये मत देखिए। बात समझ में आ रही है? तो आप ये पूरे कथन को, पूरे स्टेटमेंट को एज ए होल रीड कीजिए। भाई इनकल्पेट और एक्सकल्पेट जो स्टेटमेंट्स है हमारे तो हमारे आरोपित कथन या फिर दोष मुक्ति के जो कथन है, ये जो हमारे कथन है, इसको आप एक साथ लीजिए। अगर कोर्ट इसको सिंगल स्टेटमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए बलवंतर के इस स्टेटमेंट पर जहाँ पे उसने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, अगर आप इस स्टेटमेंट कंसिडर करोगे तो आप उसको अक्विट कर दोगे क्योंकि मारा तो उसने है नहीं, लेकिन ऑफेंसेस तो किए ना, एविडेंसेस मिटाने का 201 202 जो भी आईपीसी का अपने ऑफेंसेस है जो आपको है। न्याय संहिता नहीं कहते कि पुराने सेक्शन तो मुझे भी नहीं याद हो रहे अभी, क्योंकि 8-9 सालों से मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पुराने वाले पढ़ रहे, भाई कहाँ से नया पढ़ेंगे, सब नया आया नहीं था। मुझे भी क्या होगा धीरे धीरे आपके साथ याद होगा, मैं भी आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ, समझिए कि मैं भी आपके का स्टूडेंट हूँ, आप लोगों से सीखने को मिलता है हर दिन। कल चिल्ड्रंस डे था, किसी ने बताया नहीं मुझे,
रात को एक का फोन आया 8:30-9 बजे कि सर चिल्ड्रंस डे पे प्रणाम सर। मैंने बोला ये कौन सा प्रणाम होता है? ये कैसा प्रणाम है? चिल्ड्रंस डे पे कैसा प्रणाम होता है? यार ये कोई शिक्षक दिवस पे प्रणाम समझ आए, सर चिल्ड्रंस डे पे हमारा प्रणाम, ये कैसा प्रणाम? समझ आ रही है? मुझे भी बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो यूजुअली क्या होता है, हम केसेस को इस तरह से डील करते हैं। देखिए, और कन्फेशन जो होते हैं संस्कृत होते हैं वो सारे पार्ट में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। हम यहाँ पे ये भी अब जो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मे बी वो डिस्कस करेंगे कि अगर कन्फेशन, अगर आप मान लीजिए एक अक्यूज को, एक आरोपी को पुलिस वाले, थोड़ा सा लेक्चर देने के मूड हो रहा है पूरा। हमारे एक सर हुआ करते थे भट्टाचार्य सर की बुक आती ना इंडियन पिनल कोड की, टी भट्टाचार्य इलाहाबाद का। भट्टाचार्य सर ऐसे ही कहते थे, तो सर पढ़ाते रहते थे, तो कहते लेक्चर देने की इच्छा हो रही है यार आपको, ठीक है सर, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। तो बहुत बुजुर्ग हो गया, सो तो समझने की कोशिश की। देखिए, बहुत मेंटल एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेज होते हैं कन्फेशन को समझने के लिए। और कन्फेशन क्यों समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि सर देयर इज अ पर्सिविंग अथॉरिटी। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका पूरा कमांड होता है। मान लीजिए अभी एक दो पेपर में सवाल दिया था मैंने, सवाल क्या था, सवाल सुनिए कि सर एक अक्यूज्ड को पुलिस वाला डॉक्टर के पास लेके आया, पुलिस वाला बाहर ही रुक गया गेट पे और डॉक्टर के साथ बात कर रहा है, कौन? अक्यूज्ड, ठीक है। और वो वहां पे आके कन्फेस कर देता है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मर्डर किया है, ठीक है। अब आप सवाल ये है, क्या ये जो कन्फेशन किया है डॉक्टर को, क्या ये एडमिसिबल होगा? तो ये एडमिसिबल होगा, क्या आप इसको ग्राह्य मानेंगे? पुलिस वाला बाहर खड़ा है, रिमेंबर करते हैं, पुलिस वाला बाहर खड़ा है, आप क्या क्या ये कन्फेशन एडमिसिबल होगा? बेसिक सवाल। कौन कह रहा है होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं होगा? अरे हाथ हाथ को खड़ा करो। तो कौन कह रहा है नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? डॉक्टर के सामने लेकर तो उसको पुलिस वाला लेकर आया। वेरी गुड। ये इसलिए क्योंकि ये एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन बीइंग क्योंकि सर क्योंकि जो आप कन्फ्यूजन देखो तो दे तो डॉक्टर को रहे हो आप, लेकिन जो मेंटल ब्लॉकेज है वो तो यही है ना कि अभी भी आप पुलिस कस्टडी में ही हो, आप अभी तो पुलिस की हिरासत में ही हो। एक अक्यूज को गिरफ्तार करके टोंगे के अंदर, टोंगा मतलब है टांगा, टांगे में लेके जा रहे थे। रास्ते में पुलिस वालों को भूख प्यास लगी, उन्होंने एक ढाबे पे टोंगा गाड़ी टांगे को रुकवाया, आगे टांगे वाला ड्राइवर बैठा है, उसको कन्फ्यूजन कर दिया। क्या वो रिलेवेंट होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आप पुलिस कस्टडी में तो हो। आप मान लीजिए भाग जाओगे तो हमारे ऊपर आरोप कौन सा लगेगा? पुलिस कस्टडी से भागने के लगेगा। सिंपल एक रीजन बताओ, तुम अगर भाग गए तो तुम्हारे ऊपर आरोप क्या लगेगा? पुलिस कस्टडी से भागने का लगेगा। एक आदमी है मर्डर करके आता है, रात को अपने दोस्त के घर रुकता है, दोस्त को सब कुछ बताता है। या फिर एक आदमी है जो मर्डर करके आता है, अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है और वाइफ जाके पुलिस को बताती है। क्या ये कन्फेशन होगा? क्या ये कन्फेशन होगा? हाँ, अभी 2 दिन पहले पढ़ाया है मैंने कि वाइफ को दिया गया कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप देते हैं वाइफ को, तो कोर्ट ना तो आपको कंपेल करेगा, नहीं आपको परमिट करेगा, न्यायालय में तो आपको विवश करेगा और नहीं आपको अनुज्ञात करेगा। कंडक्ट के सेंस में होगा। कंडक्ट कहाँ है? यहाँ पे जहाँ स्टेटमेंट दे रहा है, वाइफ ने थोड़ी देखा उसको मर्डर करते हुए, ये वाइफ ने देखा छत से कूद के आते हुए। हमने पढ़ा था कंडक्ट वाले केस में, क्या नाम था केस का? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट केस? देखते हैं आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं। हाँ नहीं,
राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। पढ़ाई की क्या कीजिए घर जाके। तो यूजुअली क्या होता है कि कंफ्यूजन जो जितने भी कंफ्यूजन होते हैं, जितने भी कंफ्यूजन यूजुअली हम देखते हैं, ये सारे कंफ्यूजन डिपेंड करते हैं कि सर्कमस्टेंसेस में दिए गए हैं। लेस रिलायबल इसलिए होते हैं कंफ्यूजन, अगर मान लीजिए पुलिस वाले को छोड़ के अगर आप बाकी को दे रहे हो, एडमिसिबल तो होंगे लेकिन लेस रिलायबल होते हैं। लेस रिलायबल इसलिए होते हैं क्योंकि सर इनके लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं लगता है, इनके लिए कोई उदाहरण काम नहीं कर रही है, जैसा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इनके साथ काम करती है। बात समझ में आई? जैसे एक आदमी का घायल हो गया बहुत ज्यादा, उसको हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर के सामने, डॉक्टर ने कहा कि देखो तो पुलिस केस है, मैं तो इलाज नहीं करूंगा, तो मुझे बताओ कि कहां पे हुआ ऐसा। उन्होंने बता दिया डॉक्टर को, और डॉक्टर को जो उन्होंने बताया इट इज कंफ्यूजन, क्योंकि वो पुलिस हिस्ट्री नहीं है, मेंटल ब्लॉकेज नहीं है। देखिए मेंटल ब्लॉकेज सब कुछ होता है, अगर आप मेंटली बजल्ट हो, अगर आप आपके ऊपर एक पर्सन अथॉरिटी की हमेशा पावर है, तो आप कंफ्यूजन में आएंगे। वो कंफ्यूजन जो होगा वो सबसे जो होगी वो ग्राह्य न तो ग्राह्य होगी, मतलब ग्राह्य होगी नहीं विश्वसनीय होगी। पुलिस को जो स्टेटमेंट देते हैं अपन, मान लीजिए किसी पर्सन ने सरेंडर किया पुलिस के सामने, उसके क्या क्या किया, सरेंडर किया। होता है ना केसेस पढ़ते हैं अपन की एक औरत ने अपने पत्नी का गला काट के और ले गया पूरा पुलिस स्टेशन में, किसी से न्यूज आती है, जाके पुलिस स्टेशन चला के जाके सरेंडर कर दिया। कोई लीक सेट का एक बार बताओ, सरेंडर में और अरेस्ट में क्या अंतर है? लोग जो कानून जानते हैं वो लोग हमेशा कहते हैं कि कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? वो लोग हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं सरेंडर नहीं करना चाहिए, अरेस्ट करो, सरेंडर नहीं। ऐसा क्यों? तो कानून जानते हैं। जैसे अभी कल एसडीएम वाला जो कांड हुआ, उसमें पुलिस वाले लेके जा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि आप अरेस्ट हो रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, वीडियो देखना उसकी देखी मैंने, वो कहते हैं कि नहीं मैं अरेस्ट हो रहा हूँ, सरेंडर नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? तो राइट्स बढ़ते हैं ना इसके। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन होते हैं, लेकिन एक और चीज होती है बहुत अच्छी बात, कोई पढ़ेंगे हम लोग। देखिए चार्जशीट फाइल करने का टाइम जो है सीआरपीसी में 60 और 90 दिन है। 167 की जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, wherever any person has been arrested and reasonable accusation has not, the investigation has not been completed within 24 hours, ये लिखा हुआ है। तो मतलब अगर आप सरेंडर हुए हो, तुम्हारे लिए चार्जशीट फाइल 60 और 90 दिन में ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज अ केस ऑन दैट रिगार्ड। इसका आदमी क्या चाहता है, अरेस्ट होना, ताकि उसकी चार्जशीट 60 और 90 दिन में फाइल हो जाए, अब नहीं है तो डिफॉल्ट बिल का राइट है। हम जो डिस्कशन से बात कर रहे हैं, बट ये मैं बता दूं कि सरेंडर में और अरेस्ट में अंतर होते हैं। अरेस्टेड पर्सन के बहुत सारे राइट्स हैं, सरेंडर पर्सन के बहुत कम राइट्स हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, अभी तो कल बोला उन्होंने अरेस्ट होते हुए, अरेस्ट होते क्या बोला, अरेस्ट होते हुए बोला कि मैं अरेस्ट हो रहा हूँ, सरेंडर नहीं कर रहा। सरेंडर करने से राइट्स कम हो जाते हैं। आप पुलिस वाले को कभी भी अपना सरेंडर करके कन्फेशन देते हैं, मान लीजिए मैं वापस डिस्कशन करता हूँ, सरेंडर होकर कन्फेशन देते हैं पुलिस वाले को, नो सर, किसके लिए नो सर लिखा उन्होंने। मान लीजिए कभी अरेस्ट होता है, ठीक है ना, अब जिस पुलिस वाले को कन्फेशन दिया आपने, पुलिस वाले हेड टू हेड क्या करते हैं, उसको तो नोट करते हैं, इसको डेली डायरी में नोट करते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं आपको एज सून एज पॉसिबल। कल को 4 लोग अगर तुम समझाएं, समझ में बात, एंड टू एंड कन्फेशन होता है इसके सब मामलों में, एंड टू एंड। देखिए कन्फेशन में हम सेक्शन अब पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन कौन सा सेक्शन निकाल लीजिए, कौन सेक्शन है? 22 में आ जाइए प्लीज, 22 में आ जाइए। में एक अंडरलाइन करेंगे, एक स्टेटमेंट है, उसको प्लीज अंडरलाइन कीजिए, एक कथन दिया है उसको प्लीज अंडरलाइन कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है,
देखिए, कन्फेशन caused by inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal proceedings. उत्प्रेरणा, धमकी, प्रेरण या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति डांडी कार्रवाई में कब विसंगत होगी। अब बात करें कि कब इररिलेवेंट होगी। अर्लियर यहाँ 2 सेक्शन हुआ करते थे, 24 और 28। अब इन्होंने मिला के एक सेक्शन बना दिया है, ठीक है ना सर। इन्होंने क्या कर दिया, एक सेक्शन बना दिया है। एक लाइन अंडरलाइन करेंगे, एक शब्द लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोसीडिंग्स फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी, चौथी 5वीं लाइन में एक शब्द होगा पर्सन इन अथॉरिटी, दिख रहा है आपको, पर्सन इन अथॉरिटी हिंदी में। और इंग्लिश में देखिए प्राधिकारवान व्यक्ति लिख रहा है, प्राधिकारवान व्यक्ति, हिंदी में प्राधिकारवान व्यक्ति। देखिए ये सब पूरा खेल प्राधिकारवान व्यक्ति का है। आप प्राधिकारवान व्यक्ति को हटा दीजिए, आप पर्सन इन अथॉरिटी को हटा दीजिए, कन्फ्यूजन क्या बन जाएगा, कन्फ्यूजन एडमिसिबल बन जाएगा, एडमिसिबल बन जाएगा। प्राधिकारवान व्यक्ति का क्या मतलब है यहाँ पे, ये समझते हैं। देखिए ऐसी बात है, ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी इंड्यूसमेंट करते हैं, थ्रेट करते हैं, कोर्जन करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, क्या काम करते हैं सर आप, हिंदी में बोलूं तो मैं उत्प्रेरणा देते हैं, धमकी देते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, वचन करते हैं कन्फेशन लेने के लिए। तो ये सब चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है सर, इररिलेवेंट है, विसंगत है। आपका कन्फेशन जो है वो विसंगत है। दिक्कत ये नहीं है कि आपसे प्रॉमिस करके कन्फेशन लिया जा रहा है या फिर आपको धमका के कन्फेशन लिया जा रहा है, दिक्कत उस चीज की नहीं है। मान लीजिए तो एग्जांपल दूंगा मैं आपको, तो यहाँ पर कन्फेशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इधर फोकस करके समझिए। मान लीजिए ए था, ये बी को शॉर्ट डेट करके आया, ठीक है। ए के अलग अलग भाई थे, ठीक है ना सर, ए के बहुत सारे दोस्त थे, हमारे दोस्त में से सी, बी, ई, एफ, ये सारे इसके बड़े भाई हैं। ये सब लोगों ने आके इसको क्या किया सर, सब लोग आके इसको इंड्यूस किया, सर कि इसको इंड्यूस किया, इसको प्रेफरेंट किया, वचन दिया, उत्प्रेरणा दी, भाई तू ऐसा कर, इंड्यूस कर, उसको उत्प्रेरणा दी कि भाई तू जा और कन्फेशन कर। तो हमें तो बता क्या बात हुई है। बड़ा भाई क्या बोलता है, तो हमें तो बता तू करके क्या आया है, तो किसको मार के आया है। ये चारों भाई हैं, इस चारों भाइयों के सामने एक हैज मेड इंड्यूसमेंट के कारण, उत्प्रेरणा के कारण, उत्प्रेरित करते बहुत ज्यादा, जोश लाते हैं, बता हम तेरा साथ देंगे, हम भाई हैं, सब बुझाएं हैं, सारी बुझाएं एक साथ खड़ी रहेगी, तेरे को बचाएंगे, तूने कुछ गलत किया तो तेरे को बचाना तो हमें पड़ेगा ना। अब सब आदमी को इमोशनल कर दिया, आदमी बड़े मार खाया था किसी को, इन्हीं बेचारे ने क्या कर दिया यहाँ पर। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दूसरी थी सर, ये क्या है सर, बी को मार के आया था, ठीक है। सिविल वर्दी में कुछ पुलिस वाले खड़े थे, क्या खड़े थे, सिविल वर्दी में, किसमें, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, बी सी डी ई, ठीक है। इसको प्यार से पूछते हैं क्या हुआ, बताता नहीं है। इसको पूछते हैं बहुत सारा, और फिर इसको क्या करते हैं, थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं, तो बता दे हमें और 2-5-10 हजार रुपए देके हमें फ्री हो जाए। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि तेरे से थोड़ा पैसा कमा सके, धमकी देते हैं इसको थ्रेट कोर्स करते हैं, उनको धमकाते हैं, तो भैया बता दे। ये सिविल ड्रेस में थे पुलिस वाले, जो सी करके जो पर्सन था, ये इनका डीएसपी होता है और बाकी सब इंस्पेक्टर लेवल के होते हैं। इसको पता नहीं है सब पुलिस वाले पहली बात धमकाते, तू तो 10-50 हजार रुपए देंगे, छोड़ेंगे कभी, छोड़ेंगे तेरे को, हमें जाने नहीं देंगे। ये आपके चारों क्या कर देते हैं। तो ये याद रखिए, अगर कुछ ऐसा कन्फेशन होता है तो ये इररिलेवेंट है, ये विसंगत है। क्यों विसंगत हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे एक प्राधिकारवान व्यक्ति है, वहाँ पे प्राधिकारवान व्यक्ति है, यहाँ पे एक पर्सन इन अथॉरिटी है, समझना बात को, देयर इज अ पर्सन जो पर्सन इन अथॉरिटी है। लेकिन अब ये जो है ये रिलेवेंट हो गया, ये एडमिसिबल है। क्यों सर,
क्योंकि यहाँ पे कोई प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो इफेक्ट होता है ना, अरे सर आज मेरा कोई बॉस आ जाएगा यहाँ पे तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर अलग होगा ना, वो एक अलग इफेक्ट होगा उनका, मेरा एक अलग इफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? जैसे तुम कहीं पे खड़े हो और तुमको दिखे कि सर भी खड़े हैं, तो तुम्हारे फिर चाल चलन में बदलाव आ जाएगा ना, वो थोड़ी ना नॉर्मल जो तुम बिहेव करते हो आम पब्लिक में, तुम वो भी नहीं है, इफेक्ट है। क्या होता है प्राधिकारवान व्यक्ति, पर्सन इन अथॉरिटी क्या होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, उसका एक ओरा होता है। समझ में आ रही? ये तीनों चारों जो है ना, पी डी ई, ये सब खुश 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 किसको खुश करना चाहते हैं? सी को, जो डीएसपी है। समझ में ही बात? लेकिन इधर भाई है चारों, प्यार से पूछ रहे, बता दे तेरे भाई की तेरी भुजा है, भुजा भुजा कटेगी नहीं, साथ रहेगी, तो बचाएंगे, अच्छे से अच्छा एडवोकेट खड़ा करेंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे, तो जेल में जाएगा तो वहां रोज का 10,000 भी लगे तो हम खर्चा देंगे। तो बस बता क्या बात हुई, बाद में मालूम पड़ रहा है ये भाई जाके पुलिस को हवाले कर दिया, बढ़िया प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होते, अब 4 ही ले जाएंगे। एडमिसिबल है क्योंकि यहाँ पे पर्सनल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ कोई प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं है। टेक्निकल बातें समझिए, मैंने देखिए ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, इसकी सुनिएगा इधर बात, ये जो उधर लिखा हमने पुलिस वाला बात है, ये जो बात है ये है सेक्शन 22, ये है उसका प्रोवाइजो। परंतु अर्लियर ये पहले 28 हुआ करता था, ये हो करता था 24, अब ये बन गया 22, और ये 22 का अपवाद। बात समझ में आई? तो पर डायरेक्ट पढ़िए, लिखवा तो मैं दूंगा ही आपको, लिखवाने में टेंशन मत लिया करो, डायग्राम बनाया करो बस, डायग्राम बनाते जाओगे चीजें पूरी समझ में आती जाएगी। और हम डायग्राम बनाना छोड़ा ना सर, दिक्कत होगी फिर। और आप तो चाहो तो लिख भी सकते हो, दिस इज द जनरल रूल। सेक्शन 22 के जो सामान्य नियम है ना सर, ये जनरल रूल है, सामान्य नियम है। और ये क्या है इसका सर, इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। ये पहले सेक्शन 28 हुआ करता था, और ये पहले क्या होता था सेक्शन 24, अब ये चेंज हो गया। तो ठीक है, छोटा कर दिया उन्होंने, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए इसमें ए कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज, डायरेक्ट में आ जाएंगे। A confession made by the accused person is irrelevant in criminal proceeding if the making of the confession appears to the court have been caused by any inducement, threat, coercion, promise having reference to the charge against the accused person. Proceeding from a person in authority and sufficient, in the opinion of the court, to give the accused person grounds which would appear in to him reasonable force, supposing that by making it would gain any advantage to avoid any evil temporal nature in reference to the proceedings against him. अभी मैं सब समझाऊंगा आपको, ये क्या लिखा है लास्ट 3 लाइन है, इसको समझाता हूँ। अगर हिंदी में पढ़िए, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दी गई संस्कृति दंडिक कार्रवाई में भी संगत होती है यदि उसकी किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में कोई उत्प्रेरणा, धमकी, उत्पीड़न या वचन द्वारा कराई गई या प्राधिकार व्यक्ति की ओर से दिया गया है, और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त है कि वो अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्ति प्रतीत होने वाले आधार देती है, और उसे करने के लिए से वो अपने विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही ग्रुप को कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब समझते हैं। समझने की कोशिश करनी चाहिए, आसान सा बोल जाए। देखिए, a confession made by the accused person is irrelevant. शुरुआत में लिख देते हैं कि सर ये विसंगत है। In a criminal proceeding, if the making of confession appears to the court have been caused by any inducement, threat, or coercion or promise having reference to the charge against the accused person. जो भी उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उसके आरोप के संदर्भ में है वो बात। प्रोसीडिंग्स फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी, प्रोसीडिंग्स फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी, प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष कोई भी प्रक्रिया हुई है। अब प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष कोई प्रक्रिया हुई, इसका फायदा क्या होगा? तुम समझो, डीएसपी के सामने अगर कन्फेशन लिया जा रहा है उसका फायदा क्या होगा?
उसको या तो डीएसपी को फायदा होगा या फिर वो जो सारे पुलिस वाले लग के डीएसपी के सामने जो कन्फेशन दिलवा रहे हैं उसको फायदा होगा। और ये फायदा कैसा होगा आगे समझिए। फायदा किस तरह का फायदा, अभी समझाएगा कि फायदा किस तरह का फायदा होगा, आगे देखिए। इन दैट मेकिंग in the opinion of the court to accuse accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making he would gain any advantage. The accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil or temporal measure in reference to the proceeding against him. उसको ये लगता है, अभियुक्त को ये लगता है कि भैया मेरे को एडवांटेज मिलेगा, प्रॉमिस किया ना कि तेरी सजा कम करवा देंगे, तो सुनने क्या बोला, दो लोगों ने मिलोगे तेरी सजा हम कम करवा देंगे। क्या कर लिया उससे, वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, तेरी सजा कम करवा देंगे। बता दे किसने किया है, बता दे, सजा कम कराने की जिम्मेदारी हमारी। इस टाइप का कुछ सीन चल रहा है। तो ये बताना चाह रहे हैं सर कि उस आदमी को ये लगता है जो स्टेटमेंट दे रहा है ना कोर्ट, उनको पुलिस वालों को स्टेटमेंट दे रहा है, जो पर्सनल अथॉरिटी को स्टेटमेंट दे रहा है, उसको क्या लगता है कि भाई इसको कोई एडवांटेज मिलेगा और ये अवॉइड करेगा कोई टेम्परल नेचर, कोई भी चीज ये क्या करेगा सर, अवॉइड कर पाएगा। हिंदी में पढ़िए इसको एक बार, लास्ट वाली लाइन दिखाता हूं मैं। जो न्यायालय की राय में पर्याप्त हो कि वो अभियुक्त को यह अनुमान करने के लिए, मतलब वो चाहते हैं कि अभियुक्त ऐसा अनुमान करे कि उसे युक्तियुक्त प्रस्तुत होने वाले आधार देती है। ये चारों पांचों लोगों ने क्या किया सर, उसको युक्तियुक्त आधार दिए, उसको रीजनेबली ये सपोज करवाया है कि भैया हम क्या करेंगे, तेरे को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। आधार देती है उसे करने से वो अपने विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही ग्रुप का कोई फायदा उठाएगा या यही ग्रुप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। वही नहीं बात, आदमी को लगता है कि हाँ साहब ऐसा होगा, तो ये चीज क्या है सर, विसंगत है। ठीक है, दूसरा इसका एक्सेप्शन पढ़िए। Provided if the confession is made after the impression caused by such inducement threat or promise has in opinion of the court has been fully removed is relevant. अगर कोर्ट को ये लगता है कि इंड्यूसमेंट थ्रेट कोर्जन प्रॉमिस सबको हटा दिया गया था, जब उसने कन्फेशन किया तब इन सबका जो इम्प्रेशन था, जब इन सबका इम्प्रेशन था तो उसको अगर हटा दिया गया था, पढ़िए एक बार, यदि ऐसी उत्पीड़न धमकी प्रपीड़न या वचन से कारित हुआ है पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई। अरे हो सकता है ना पुलिस वाले आए थे घर में, कन्फेस आए थे पूछने के लिए, नहीं किया गया, बहुत कुछ पूछा उससे, पुलिस वाले भी चले गए, सबके सब क्या है, पुलिस वाले चले गए। लेकिन पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले ने क्या किया, वहां पे एक माइक्रोफोन रख के चला गया। पुलिस वाले चले गए ना सारे के सारे, लेकिन पुलिस वाले ने क्या किया, वहां पे एक माइक्रोफोन छुपा दिया। अब बताइए कि क्या कोई इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस है या कोई धमकी डर कुछ है उसको ऊपर उत्पीड़न है, कुछ नहीं है, तो चले गए ना पुलिस वाले। अब वो रिलेवेंट होगा, अब तो रिलेवेंट होगा ना सर, अब तो सुसंगत होगा ही। मान लीजिए पुलिस वाले आए थे घर में धमकाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले ने कैमरा छोड़ दिया, जहाँ पे माइक्रोफोन छोड़ दिया, अब वो चीज हट गई ना। देखिए पर्सन इन अथॉरिटी हट गया, प्राधिकारवान व्यक्ति है घर के अंदर नहीं है, तो फिर आप वो दे रहे हैं अपने मन से, फिर तो रिलेवेंट हो जाएगा ना। फिर तो वो चीज सुसंगत हो जाएगी, समझे बात समझ में आई? आगे देखिए, ये तो एक एक्सेप्शन है, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। तो सेकंड एक्सेप्शन पढ़िए, तो इसकी क्या है सर, ये बेसिक रूल है, जनरल रूल है, इसके दो अपवाद हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन एंड दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन। इसको पढ़िए। Provided further that if such confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of deception practiced on the accused person. For it was made under the promise of secrecy, the purpose of obtaining, or when he was drunk, or because it was made in answer to question which he need not to answer, whatever may have been in the form of this question, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of might be given against him. तो यहाँ पे सर आप एक लाइन देखिए, कहीं भी प्राधिकारवान व्यक्ति दिख रहा है आपको? नहीं है। अगर प्राधिकारवान व्यक्ति मतलब पर्सन इन अथॉरिटी दिखाई दे रहा है आपको कहीं भी जो इसमें यहाँ था? सर ये जो शब्द है पर्सन इन अथॉरिटी, ये यहाँ पे है क्या?
तो कहना चाह रहे हैं कि अगर इसे कोई कन्फेशन दिया जाता है जो ऐसा कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट बन जाएगा, जो क्या होता है सर, इट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट मेयरली बिकॉज, क्यों सर, अगर उसको आपने प्रॉमिस के अंदर दिया है, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, आपने बोला सर किसी को नहीं बताएंगे, हम अपने तक ही बात को रखेंगे, पुलिस वाले ने कहा कि हम अपने तक ही बात को, दूसरा या फिर कोई दोस्त के साथ बैठे थे कि हम अपने तक ही बात करेंगे, पुलिस वालों को चलो आपने मान लिया एडमिसिबल नहीं होगा, पुलिस वाले केस को हटाइए, सारे एग्जाम को हटाइए, मान लीजिए दोस्त आए थे, हाउस पार्टी चल रही थी, उससे पूछा कि बता यार हम अपने तक ही प्रॉमिस को सीक्रेट रखेंगे। दूसरा, इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द अक्यूज्ड पर्सन, डिसेप्शन किया है सर उसके साथ, ठीक है सर, उसके साथ क्या किया है सर, प्रवंचना की गई है। तीसरा, प्रवंचना की गई है या फिर उसको सर शराब पिलाई गई, शराब पिला के उसको सच बुलवाया, पुलिस कस्टडी भी नहीं होना चाहिए, पुलिस द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे पुलिस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा सर, ये आदमी आ जाएगा, प्राधिकारवान व्यक्ति आ जाएगा, फिर प्राधिकारवान व्यक्ति जैसे आया फिर वो इरेलेवेंट ही बन जाता है। मतलब देखिए, because it was made to answer the question which need not to have answered, ये क्या मतलब है इसका, इसको समझाना यार। अभी क्या होता है ना कि हमने स्टार्ट ही किया, जैसे अर्लियर इट वाज सेक्शन, ये जो बात की जा रही है यहाँ पे, ये बात की जा रही है सेक्शन 100 कौन से सेक्शन की है, 132 132 की बात की जा रही है। यूजुअली क्या होता है, ऐसा समझिए कि सर आप सब तरह के सवालों के सब जवाबों के आंसर आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आप उन सवालों के आंसर्स नहीं देंगे जो आपको इनकलकेट करें, जो आपको आरोपी बनाए, आप उन सवालों के जवाब नहीं देंगे। जैसे 161 में भी ये बात लिखी है, 132 में भी ये बात लिखी है, 161 सीआरपीसी में, 132 एविडेंस में भी ये बात लिखी है, और ये बात बहुत सारी जगह उन्होंने मेंशन की है, और यही बात हमें कान पे लिखी हुई है और भी जगह लिखी हुई है। तो ये बात क्यों लिखी हुई है, सवाल ये है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लोज 3 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कोई भी सेल्फ इंक्रीमेटरी स्टेटमेंट आप नहीं देंगे, ये चीज लिखी हुई है आर्टिकल 20(3) में, 20 के तीसरे क्लोज में। तो यूजुअली क्या होता है कि जो सवाल का आंसर आपको नहीं देना था, माने न्यायालय ने आपसे पूछा और आपको उस सवाल का जो आंसर नहीं देना है, फिर भी आपने क्या किया सर, उस आंसर को उस जवाबों का आंसर आपने दिए। याद कीजिए, एक मूवी है शौर्य, देखिए आप लोगों ने शौर्य, जिसमें मेजर वो ब्रिगेडियर प्रताप होते हैं, अरे जैक वालों के ऊपर है, पहले लो वालों के ऊपर मूवी बनती है, एक तेरी से मूवी जैक वालों के ऊपर बनी है, जज अटॉर्नी जनरल होते हैं उसमें, तो उसमें ब्रिगेडियर प्रताप होते हैं, देखना बहुत अच्छी मूवी यूट्यूब पे है। तो उसमें वो जब से कोर्ट मार्शल की इंक्वायरी चल रही होती है, तो वो जो ब्रिगेडियर होते हैं उसको कहते हैं, ब्रिगेडियर की रैंक भी वही थी और उसकी रैंक भी हुई थी, हाईएस्ट रैंक पे थे दोनों, वो बोलते हैं कि देखिए आपको इस सवाल का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ब्रिगेडियर प्रताप उसका आंसर देते हैं और खुद अपने आप को इनकल्पेटरी स्टेटमेंट बोल देते हैं। वो एक क्लिप है यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, वो बोलते हैं कि इस सवाल का जवाब देने का आपको वो जो नहीं है, आप इसका आंसर दें, आप चाहें तो इस सवाल को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जवाब देते हैं और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट वहां पे आ जाता है उनके मुंह से। बात समझ में आ रही है आपको? तो यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है किसी का और कोई घर वाले बात छुपा रहे हैं, इसने हत्या करी उसकी एक बात अलग है, लेकिन एक क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है घर वाले का, घर वालों को उसने बताया ना जाके, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है न्यायालय में, उसकी प्रतिपरीक्षा हो रही है। अब द वे और आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसी चीज होती है कि अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हो और उसको फंसा दे जाए अंदर ही अंदर, तो सर उसको इस जवाब को आंसर नहीं देने चाहिए। या फिर अगर आप अक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं और अक्यूज किसी बात पे कबूल कर देता है, यस वी वर टुगेदर लास्ट टाइम, कभी तो बोला कि हमसे मैंने कभी मिला ही नहीं, लेकिन एक बार मान लेते हैं कि हाँ हम उस दिन मिले थे, तो समझ गई। तो उन सवालों के जवाब उसको नहीं देने चाहिए थे जो उसको खुद इनकल्पेट करें ऑफेंस के लिए। बात समझ में? तो यूजुअली क्या होता है, ये जो है प्रोविजन इट वो सेक्शन 28, अगर प्राधिकारवान व्यक्ति को हटा दिया जाए तो फिर सारे स्टेटमेंट क्या बन जाते हैं, सारे कन्फेशन एडमिसिबल हो जाते हैं। और ये भी बात है, एडमिसिबल होती है, रिलेवेंट होती है। और एक और बात याद रखना, जितने भी स्टेटमेंट और कन्फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, ये पुलिस कस्टडी की बात मत करना और पुलिस के प्रेजेंस में बात मत करना, वहां तो साफ ही लिखा हुआ है कि ये इनएडमिसिबल है। पुलिस की अथॉरिटी पे तो उनको मना ही किया हुआ है। देखिए पुलिस के सामने तो ये बात को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट्स जितने भी आप दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।
पुलिस के सामने का तो बिल्कुल इनका सीन बिल्कुल ही क्लियर है। ये याद आ जाएगा आपको। पूरा पढ़ा देता हूँ मैं, कल एक साथ ही लिखवा दूंगा। आइए सेक्शन 23 पे पूरा पढ़ लीजिए, मैं एक साथ ही लिखवाने का काम करता हूँ फिर। चलिए अभी क्लास और थोड़ी लंबी लंबी की सकता हूँ क्लास में आज। बहुत लंबी क्लास में है तो 23 देखिए। देखिए 23 को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए और समझिए कुछ, ये कहीं पे भी नहीं लिख रहा कि पुलिस को आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट इररिलेवेंट होगा। मतलब अगर आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट देते हो तो वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट विसंगत है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और इंडियन एविडेंस में कहीं नहीं लिखा होगा। लेकिन हम इंटरप्रेट जब उसको करते हैं, जब एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा? नाइदर रिलेवेंट नॉर एडमिसिबल। क्या लिखना पड़ेगा? न तो सुसंगत और न ही और नहीं ग्राह्य, नहीं ग्राह्य। ठीक है ना? पहले लाइन पढ़िए इसकी। पहली लाइन पढ़ेंगे इसकी। No confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offense। मतलब पुलिस ऑफिसर का जो सर आपका क्या है, वो किसी अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट आप साबित नहीं कर सकते। याद करो सेक्शन 167 या 168 कौन सा सेक्शन था बताइए मुझे? 168 उसका प्रोवाइजो देखिए एक बार। 168 का प्रोवाइजो देखिए, 168 का परंतु देखिए, 168 का परंतु देखिए। वहां से क्या लिखा हुआ था कि जजमेंट जो बेस्ड होगा वो दो चीजों पे बेस्ड होगा, एक तो रिलेवेंट होना चाहिए और एक सर क्या होना चाहिए? ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए, सम्यक रूप से साबित प्लस सुसंगत। जबकि तक ये दो चीजें नहीं होगी जजमेंट, वो क्या बोलता है सर? देखिए 168 का जो प्रोवाइजो है परंतु पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम परंतु की एक बात करता है। तो बात क्या करता है सर? तो परंतु ये बात कहता है कि सर देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये बोलता है कि एक तो रिलेवेंट होना चाहिए सर। कोई भी आप जजमेंट दे रहे हैं, जजमेंट रिलेवेंट फैक्ट्स पे आएंगे, सुसंगत तथ्यों पे आएंगे, और दूसरा ड्यूली प्रूव आएंगे। अब इसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हो, पुलिस आदमी को जो पुलिस को जो कन्फेशन दे रहे हो, वो जो कन्फेशन है, कन्फेशन क्या है सर? वो कन्फेशन इररिलेवेंट या रिलेवेंट है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये कह रहे हैं कि सर साबित नहीं कर पाओगे आप प्रूव नहीं कर सकते। अगला देखिए दूसरा पॉइंट, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर
while he is in custody of police officer। ये सेक्शन है 26 पुराना वाला। सर ये है सेक्शन 25 और ये है सेक्शन 32 और ये है सेक्शन 28। तीन सेक्शन एक ही में डाल दिया उन्होंने और सेक्शन नंबर दे दिया है 23। ठीक है सर, पहले इतने थे। अब समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर से बताऊँ, यहाँ पे समझने की बात है। ये क्या कह रहा है सर कि अगर आप कोई भी कंफ्यूजन देंगे पुलिस कस्टडी में किसी पुलिस ऑफिसर को, तो वो जो स्टेटमेंट है वो जो स्टेटमेंट है उसको आप प्रूव नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते उसके खिलाफ, ये बात वो कह रहा है। लेकिन इसका एक अपवाद भी बता रहा है। अपवाद ये कि सर मान लीजिए कभी जुडिशियल कन्फेशन हुआ, कभी न्यायिक संस्वीकृति हुई और मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब आए हुए कन्फेशन लेने, जज साहब के सामने तो कन्फेशन ठीक है, जज साहब आए हुए कन्फेशन लेने, जज साहब खड़े, अब जज साहब बोले ना कि उस अपराधी के सामने छोड़ देंगे खुला, छोड़ देंगे क्या? अब जज साहब के बगल में पुलिस वाला खड़ा है और कल को वो अगर वो ऐसे एलिगेशन लगाए कि सर मेरा कन्फेशन जो हुआ था वो वैलिड नहीं था जस्ट बिकॉज पुलिस वाला वहीं खड़ा था, और आप सेक्शन 23 में ये बात कहते हैं कि पुलिस की प्रेजेंस में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस वाला अगर वहां पे खड़ा है, उसकी प्रेजेंस है अगर वहां पे, तो आप उस कन्फेशन को प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन इसी का अपवाद इन्होंने बनाया, दिस इज द एक्सेप्शन, ये इसी का एक्सेप्शन है। तो ये सामान्य नियम है, दिस इज जनरल रूल, ये एक सामान्य नियम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सामान्य नियम है। और इसी का अपवाद क्या दिया है सर, unless it is made in the immediate presence of the magistrate shall be proved against him। अगर मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस है, वहां पे मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस क्या होनी चाहिए सर, इमीडिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट साहब दूसरे कमरे में बैठ के चाय पी रहे हैं और कन्फेशन रिकॉर्ड करके लो सर मजिस्ट्रेट साहब साइन कर दो, ये नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग। ऐसा नहीं मजिस्ट्रेट साहब घूमते घामते आए और आके एसएचओ साहब के साथ बैठ गए, कहाँ बैठ गए? अरे मजिस्ट्रेट बोल जाएगा जेल के अंदर, मजिस्ट्रेट कहाँ बैठेगा? एसएचओ के सामने, एसएचओ के ऑफिस में। बढ़िया मजिस्ट्रेट थानेदार के ऑफिस में बैठे हैं और पुलिस वाले कहते जाओ तुम ही जाके रिकॉर्ड कर लो, साइन कर दूंगा मैं। समझ में ही बात? ऐसा नहीं होना चाहिए, इमीडिएट प्रेजेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर बैठा है जज साहब उधर बैठ चाय को भी करवा रहे हैं, आधे उधर का नाश्ता ले रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इमीडिएट प्रेजेंस चाहिए, वर्ड्स याद रखना, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, होना चाहिए वहीं पे। साक्षात उपस्थिति लिखा हुआ है ना हिंदी में, तो क्या लिखा है? साक्षात उपस्थिति। जब तक वहां पे साक्षात उपस्थिति नहीं है मजिस्ट्रेट की, फिर पुलिस ऑफिस, क्योंकि फिर क्या होता है ना, देखिए सर टेक्निकली क्या है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे होल प्रोसेस की कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। वैसे सब पूछेंगे भी सही, सवाल जवाब पूछेंगे, क्यों करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, समझाओगे भी सही। अगर मजिस्ट्रेट साहब दूसरे कमरे में से कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कन्फेशन में सर इरेगुलरिटी है ना, दूषित है वो कन्फेशन। प्रोसीडिंग चल जाएगी 465 की, 465 सीआरपीसी की, समझ में आ रही है? कन्फेशन रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस दिया हुआ है, 164 रीड बिट 281 रीड बिट 463, ये तीन प्रोविजन दिए हुए हैं कन्फेशन रिकॉर्ड करने के। देखिए जब तक ये तीन प्रोविजंस रिकॉर्ड करने, कन्फेशन रिकॉर्ड करने के आप उसको नहीं देखेंगे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीस कन्फेशंस आर वैलिड और नॉट वैलिड? रिपीटिंग माय पॉइंट, अगर ये सारे प्रावधान दिए हुए हैं एंड हाउ इट वर्क, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो क्या चीज साबित की जा सकती है? अगर वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में हो, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हो, तो साबित की जा सकती है। तो जनरल रूल तो ये है, और उसी का एक्सेप्शन क्या है? तो कल को पार्टी बोल सकती है ना, कुछ बोल सकता है ना कि सर देखिए मजिस्ट्रेट साहब के साथ बगल में भी पुलिस वाला खड़ा था, उसने आंखें दिखा के हमें डराया, तो ना आंखें दिखा के डराया, इसने मेरा कन्फेशन कर दिया। ऐसा नहीं होता है। सेक्शन 80 का प्रेजेंशन क्यों काम करेगा फिर? 80 का प्रेजेंशन है ना फिर आपके पास। पार्टी तो कुछ भी कह सकती है कि सर हम मेरे सामने नहीं किया, मेरे साथ मेरे से तो काले कागज में साइन करवाए थे, ऐसे भी बोल सकती है। मुझे क्या कह रहे थे, काले कागज में साइन करा के गए थे, मजिस्ट्रेट साहब आए थे सर काले कागज में साइन करा के, बेटा साइन कर दे, मैं देख लूंगा कोर्ट में, मेरे सामने ट्रायल होगा, बोल के चले गए। पार्टी तो कुछ भी कह सकती है।
अगर ऐसे ही बोल सकते क्या पता मजिस्ट्रेट साहब ने बहुत प्यार से पूछा हो, लेकिन पार्टी ने फिर भी कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं पूछा सर मुझसे। तो जज साहब आए थे, बोला कि मैं जज तेरे मामले का, तेरा मामला समझ में आ गया, तेरे घर से पैसे पहुंच गए, अब देख लूंगा मैं अपने हिसाब से। और खाली गाड़ी साइन करने को कराया तो मैंने कर दिए। पार्टी तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम डायरेक्ट को समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल में तो बहुत कुछ चल रहा है। प्रैक्टिकल तो बात ही छोड़ दो, उधर तो अलग ही खिचड़ी पक रही है, तुम जाओगे तो देख लेना क्या चल रहा है उधर। प्रैक्टिकल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट डायरेक्ट तो हमें समझना पड़ेगा ना। कल एक स्टूडेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि सर प्रैक्टिकल अप्रोच का कैसे सीन होता है। मैंने बोला देखिए बैरेक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, बैरेक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको बताना पड़ता है कि बैरेक्ट का क्या मतलब है, वास्तविक मीनिंग क्या है बैरेक्ट का। समझ में आई बात? ये क्लियर है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, कल लिखवाऊंगा बहुत सारा काम है ना। प्रोवाइडेड इट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड। चलो इसको हम कल पढ़ेंगे यार, ठीक है। फिर डिस्कवरी, इसको बोलते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे जजमेंट लिखवाने हैं आपको। दिस इज डिस्कवरी स्टेटमेंट। वी हैव टू डिस्कस अबाउट जजमेंट ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस दिस इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है। हम कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने ब्रेक नहीं लिया, बैक टू बैक 2 क्लासेस हो गई हमारी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। 10-15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।